अब हम लोग करेंगे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम गैसेलोस। तो अब हम लोग जो सेसल ओपन है दैट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ विलस इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कैपिलरीज एंड लैक्टियस। तो जैसे हमने देखा था हमारी फाइनल डाइजेशन खत्म हुई थी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी के साथ साथ हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे पास जो स्टेप था एब्जॉर्प्शन का वो होता था। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं अब वो तकरीबन तमाम के तमाम डिजॉल्व हो चुके हैं इनटू देयर मोनोमर्स। हमारे पास है ग्लूकोज, ओके, तमाम के तमाम जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स थे जो हम लोग डाइजेस्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड, वो सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, बाकी जो फाइबर वगैरह हैं वो हमारे हम लोग उसको वेस्ट में शामिल कर देते हैं। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स यानी कि ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, मेनली ये हमारे पास जो हैं वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, ये 3 हमारे पास मेन मोनोमर्स हैं जो हमने अब्ज़ॉर्ब करने हैं। कभी-कभी इनके अंदर हमारे पास मौजूद हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स भी, ओके, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स में हम नहीं गिनते हैं क्योंकि उन्हें हमें लाज़मी नहीं है हमारे लिए, आ जाएँ तो फिर भी अच्छे हैं, हम एनर्जी सेव कर पाएँगे। इनको हमने अब्ज़ॉर्ब करना है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास 3 पार्ट्स थे, तो ये जो हम लोगों ने इनकी अब्ज़ॉर्प्शन करनी है ये तीनों पार्ट्स में होती है, ओके। तो जैसे-जैसे हमारे पास जो चीज़ बनती जाती है वो तीनों पार्ट्स में शुरू हो जाती है अब्ज़ॉर्प्शन, बट द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा अब्ज़ॉर्प्शन है वो हमारे पास होती है जेजुनम में, ओके। जेजुनम में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा अब्ज़ॉर्प्शन होती है क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा एंड होता है डाइजेशन का। डुओडेनम और इलियम, इन दोनों के अंदर भी हमारे पास कुछ-कुछ चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी होती हैं, उनकी अब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है। इलियम के अंदर बेसिकली आपके पास विटामिन्स अब्ज़ॉर्ब होते हैं, ओके। विटामिन्स जितने भी हैं वो बस इलियम के अंदर अब्ज़ॉर्ब होते हैं, जिनको मैंने केमिस्ट्री के बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में देखा भी था। एसेंशियल आपके पास ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के, जितने भी विटामिन्स हैं। तो ये सब के सब आपके पास अब्ज़ॉर्ब होते हैं। इनको अब्ज़ॉर्ब हम करते किस तरह से हैं? तो इनको अब्ज़ॉर्ब करना हम इस तरह से, एक तो तरीका था हमारे पास ये इंटेस्टाइन का अंदर वाली लेयर थी यानी ये म्यूकोसा था। हम लोग क्या करते हैं, इधर म्यूकोसा से हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं, पीछे ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं, उनमें हमारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक तरीका है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इससे हमारे पास एब्ज़ॉर्प्शन बहुत स्लो होगी। अगर हम लोग सिंपल अपने पास अंदर के म्यूकोसा से इस तरीके से ले लेंगे न्यूट्रिएंट्स को, अंदर न्यूट्रिएंट हमारे पास जा रहे हैं, दिस में भी जेजनम, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास डाइजेशन बहुत स्लो होगी क्योंकि ये सरफेस एरिया बहुत कम है। आप देखें सिर्फ एक लाइन है। इसके बजाय मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लाइन है, इसको अगर हम लोग इस तरह बना दें, सेम डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमारे पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। जबकि सिर्फ इधर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिर्फ इधर 3 एरोज़ थी, इधर कोई 12 एरोज़ तक आ सकते हैं ऑन अ स्केल। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग जितना अपना सरफेस एरिया बढ़ाएँगे, हम उतनी अच्छे तरीके से डाइजेशन कर सकेंगे। तो इसी वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और मेनली इन द जेजुनम, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो एब्ज़ॉर्प्शन होती है, वहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज़ आर कॉल्ड विलाए, या फिर इनकी सिंगल है विलस। एक को हम विलस कहेंगे। ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है? अब अगर आप लोग देखें तो अगेन दिस इज़ द म्यूकोसा। म्यूकोसा होनी तो चाहिए थी इस तरह से, ओके। यहाँ पर ये अंदर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आपके पास मे बी दीज़ आर द अमाइनो एसिड्स, फिर आपके पास ग्लूकोज़ है, जो भी है, मे बी दिस इज़ जेजुनम। लेकिन म्यूकोसा आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से बनी होती है, ओके। आप अगर अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल को देखेंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगा, जैसे एक तौलिया होता है, उस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ओके। विलस आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस in the small intestine that help increase the surface area for absorption। इससे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है absorption के लिए। इसके साथ-साथ मज़ीद absorption के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इन विलाए के ऊपर कुछ माइक्रो विलाए भी होते हैं। These are called माइक्रोविलस या फिर माइक्रोविलाए, ओके। माइक्रो के इससे भी ये छोटे हैं। तो इसके ऊपर होते हैं, मतलब वो इतने कोई उनका बस ये काम है कि उन्होंने मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो absorption दी। तो इसके ऊपर आप लोग देखेंगे कि आपके पास माइक्रोविलस भी होंगे, जो बहुत छोटे हैं, ये इनसे बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। अगर आप लोग एक माइक्रोस्कोप के अंदर व्हीलस को देखेंगे तो वो तो आपको काफ़ी बड़ा नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग माइक्रोविलाए को देखेंगे बहुत छोटे होंगे क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इनके ऊपर डिफरेंट माइक्रोविलाए हैं। इधर अगर अंदर इस तरह से, इसके ऊपर भी आपको छोटे-छोटे माइक्रोविलाए हैं। तो इस वजह से जो माइक्रोविलाए हैं, इनका जो बॉर्डर हमारे पास बनेगा, मैं उसको अब यहाँ पर ड्रॉ भी करता हूँ। इस तरीके से हमारे पास इनका बॉर्डर है। इसके ऊपर इसको हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर, ओके। ब्रश बॉर्डर, क्योंकि अगर आप देखें तो ये ब्रश की तरह नज़र आता है, तो इस बॉर्डर को हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर। आपने सुना होगा ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के बारे में, जिनके बारे में हमने नाम भी लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल लैक्टेस, माल्टेस, जितने भी ये एंजाइम्स हैं आपके पास, पेप्टाइडेसेस भी हैं, और इसके अलावा आपके पास न्यूक्लियोटाइडेस भी हैं, जो कि आपके पास मेनली जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं याद करना न्यूक्लियोटाइडेस, लेकिन उनका मेनली मकसद है आपके पास आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनको उन्होंने डाइजेस्ट करना है, ओके, न्यूक्लियोटाइडेस। इन सब की खास बात क्या है कि ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ये ऐसे नहीं है कि एक जूस है जो कि सिक्रीट कर दिया जाएगा और वो उधर जाकर मिल जाएगा आपके खाने के अंदर, नहीं।
बल्कि ये सिर्फ इधर लटके हुए होते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं इस बॉर्डर के ऊपर ये लटके हुए हैं। जैसे-जैसे खाना इधर से मूव करेगा तो ये उसके साथ-साथ उसको डाइजेस्ट करते जाएँगे। बट एनीवेज़ ये आपके पास ऊपर एक ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। अब हम लोग बस देखने वाले हैं कि विलस का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, जो मैंने सेशन में देखना है स्ट्रक्चर ऑफ अ विलस, कि यहाँ पर कैसे आपके पास डाइजेस्ट होता है खाना। सबसे पहले आपके पास अंदर ये कैपिलरीज़ हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास खाने ने किधर जाना है? खाने ने ब्लड वेसल्स के अंदर जाना है, क्योंकि वहीं से उसने तमाम सेल्स तक जाना है। तो ऑफ कोर्स हमें इसको ब्लड वेसल में पहुँचाना है। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं ये आपके पास ऑफ कोर्स एक आर्टेरियोल होगा। अगर आपने हल्का-फुल्का भी कैपिलरी सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, आपको पता है आपके पास हार्ट से निकलती है एक आर्टरी, यानी हार्ट से ब्लड लेकर आ रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फिर मुख्तलिफ हिस्सों में बीच में जाकर ये आपको टूटती है मज़ीद छोटी आर्टरीज़ में, दीज़ आर कॉल्ड आर्टीरियोल्स। तो ऑफ कोर्स ये एक आर्टीरियोल आ रही है और आगे जाकर ये आपके पास कैपिलरीज़ में टूट जाती हैं। यहाँ पर आपके पास कोई सेल मौजूद होगा, ये आपके पास कैपिलरीज़ हैं, जहाँ पर आपके पास एक्चुअली में ऑक्सीजन का जो है वो ट्रांसफ़र होगा और कुछ और सब्सटेंसेस भी इसके अंदर आ सकते हैं। ओके, यहाँ से इसके अंदर सब्सटेंसेस आ सकते हैं, उसके बाद जाकर वापस ये वेन्यूल में और फिर जाकर वेन और फिर हार्ट तक ये चली जाती हैं। तो दिस इज़ द आर्टेरियोल, दिस इज़ द वेन्यूल और बीच में ये है आपके पास कैपिलरी सिस्टम। इधर आप लोग देखेंगे तो ये आपके पास रेड था फिर ब्लू हो जाए, यानी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बन रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर खत्म हो रही है। ऑक्सीजन खत्म हो रही है, क्लियरली यहाँ पर आपके पास कोई काम हो रहा है। तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स की, वो आपके पास एक्टिव भी होती है और पैसिव भी होती है। मेनली आपके पास एक्टिव होती है। पैसिव कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि आपके पास कुछ स्मॉल लिपिड्स हैं, ये आपके पास डायरेक्टली उनको आपको धक्का नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू वो ईज़िली यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। लेकिन कुछ हैवी सब्सटेंसेस हैं और अक्सर उनका कॉन्संट्रेशन ग्रेडिएंट उल्टा होता है। तो फिर आप लोग एनर्जी यूज़ करके, एटीपी यूज़ करके एक्टिवली इनको अंदर की तरफ लाते हैं। ये जो आपके पास सबसे पहले वीनस के ऊपर वाली ये लेयर है, दिस इज़ क्लियरली द म्यूकोसा। म्यूकोसा को हमने इस तरह से बनाया हुआ है। ये आपके पास बनी होती है अगेन एपिथेलियल सेल्स की, इनको हम लोग कहते हैं सिंपल कोलमनर एपिथेलियल। ओके, कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, और इनके बीच में अगर आप लोग देखेंगे आपको छोटे-छोटे गॉबलेट सेल्स भी मिलेंगे। सिर्फ 1 लेयर थिक है। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक-एक सेल की थिक ये आपके पास वॉल है। 1 लेयर थिक है और उसके बीच में आपको कहीं-कहीं पर स्कैटर्ड मिलेंगे आपके गॉबलेट सेल्स, जिनके बारे में हमने देखा था, ये आपके पास म्यूकस सीक्रेट करते थे। ओके, गॉबलेट सेल्स। तो एनीवेज़ इसके ऊपर आपके पास होगा ब्रश बॉर्डर। यहाँ पर से आप लोग न्यूट्रिएंट्स को ईदर थ्रू एक्टिव और पैसिव जो है वो आप लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे इनटू द ब्लड कैपिलरी। ये बहुत सिंपल है। आपके पास है अमीनो एसिड्स के ऊपर आपने लगाई फ़ोर्स थ्रू एटीपी, या कभी-कभी पैसिव भी हो जाएँगे, और इनको आप लोगों ने फ़ोर्सफुली अंदर की तरफ ले आए हैं अपनी ब्लड कैपिलरी में। और ऑफ़ कोर्स इस तरफ ये इ इ इ इधर आप लोग इसको लेके आएँगे तो इस तरफ आपके पास ब्लड ऑफ़ कोर्स फ्लो कर रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो ये आपके पास इधर की तरफ चल पड़ते हैं, आगे की तरफ, और फाइनली ये हार्ट तक पहुँच जाएँगे। बीच में लिवर का भी इनको कभी-कभी सामना करना पड़ता है। बट एनीवेज़ दीज़ आर द अमीनो एसिड्स। ये आपके पास इस तरीके से आप इसको ला सकते हैं। जितने भी आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज़, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, इन सबको आप लोग ले आएँगे ब्लड कैपिलरीज़ में। लेकिन एक चीज़ बच जाती है, वो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। इनका मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कैपिलरीज़ आपके पास बहुत छोटी होती हैं, तो ये कैपिलरीज़ के अंदर नहीं फिट आ सकते। हाँ, ये आपके पास वेन्स और आर्टरीज़ में फिट आ जाएँगे, जो बाद में जाकर वेन्यूल के बाद जो वेन है, अब वो आपके पास बहुत बड़ी हो जाती है, उसके अंदर ये फिट आ जाएँगे, लेकिन यहाँ पर ये फिट नहीं आ सकते। तो इनको फिट करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक और चीज़ मौजूद होती है, जिसे कॉल्ड है लैक्टियल। ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये जो मैंने व्हाइट वाली बनाई है बड़ी-सी बीच में, ये आपके पास ब्लड कैपिलरी से काफ़ी बड़ी एक और किस्म की आप इसको मतलब जो है वो एक किस्म की आप लोग इसको पैसेज ही समझ सकते हैं। ये आपके पास लिम्फैटिक सिस्टम का पैसेज होता है, लैक्टियल। ओके, उसकी एक किस्म की आपके पास वेन होती है, मतलब वेन तो हम लोग नहीं कहेंगे, वेसल होती है। ओके, लिम्फैटिक सिस्टम की वेसल होती है, कॉल्ड लैक्टियल। इसके अंदर आपके पास जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड फिट आ सकते हैं। तो आप लोग ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को स्पेसिफिकली इसके अंदर डालते हैं, लेकिन इनकी खास बात ये है कि आगे जाकर लैक्टियल आपके पास ब्लड कैपिलरी के साथ ही मिल जाती है। ओके, लैक्टियल ने फाइनली आपके पास जाकर ब्लड कैपिलरी के साथ ही ब्लड वेन के साथ या ब्लड आर्टरी के साथ ही मिलना है। तो उधर जाकर ये आपके साथ उधर मिल जाएगी, तो उधर जाकर चूँकि वेन बड़ी होती है, उधर जाकर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड उधर मिल जाएँगे, इधर ये नहीं मिल सकते। तो इस तरीके से आप लोग इनको भी पिकअप कर लेते हैं। बट दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ अ विलस। तो हमने सिंपली देखा इसकी वॉल को, मेड ऑफ कोलमनर एपिथेलियल, इसके ऊपर ब्रश बॉर्डर है, बीच में कहीं-कहीं पे गॉबलेट सेल्स हैं, और ये अक्सर यहाँ पर एक विलस है, इसके बाद जाकर आपको एक दूसरा विलस होगा। इन दोनों के दरमियान में ये एक नीचे से जगह हुई होती है, दिस इज़ कॉल्ड द इंटेस्टिनल क्रिप्ट, यहाँ पर क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकहन। ओके, ये आपके पास मतलब जिस साइंसदान ने इसको दरियाफ्त किया था, ये मतलब सिंपली इधर से आपके पास मेन चीज़ें आपकी आती हैं। सबसे पहले इधर से आपके पास आते हैं इंटेस्टिनल जूसेस, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स नहीं हैं, ये आपके पास एक्चुअली में जिस तरह एंटीरोकाइनेस है, इस तरह के एंजाइम्स हैं, यहाँ पास एक्चुअली में जूस होते हैं, ये यहाँ पर सीक्रेट होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास फैक्ट्री होती है न्यू सेल्स बनाने की। जैसे-जैसे खाना यहाँ से गुजरता है, तो खाना आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से सेल्स को अपने साथ ले जाता है। ओके, तो यहाँ पर से सेल्स जो हैं वो शेड होना शुरू हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो नए सेल्स यहाँ पर आपके पास बनते हैं।
बट दीज आर कॉल्ड द इंटेस्टिनल क्रिप्ट्स या फिर क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकान। स्टेट द रोल ऑफ द लिवर। लिवर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उसका हमें रोल स्टेट करना है। वैसे तो ये डाइजेशन के ऊपर ऐसे लोग हैं, तो जो लिवर का रोल है डाइजेशन के अंदर, वो तो मेनली हमने एक ही देखा था, दैट वाज वो हमारे पास था मेनली बायल प्रोडक्शन का, ओके, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले पार्ट के अंदर। ऐसे लोग के बायल प्रोडक्शन इसका मेन जो है वो लिवर का फंक्शन, जैसे इमल्सिफाई करना है फैट को। अलबत्ता लिवर के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, उनका डाइजेशन से लिंक है, जिनको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले लिवर एक और काम ये करता है कि इट रिमूव्स टॉक्सिन्स और इट डिटॉक्सिफाइज सब्सटेंसेस। तो जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, अगर उनके अंदर कोई टॉक्सिन्स मौजूद हैं, ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ मौजूद है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स और अल्कोहल, तो इनको ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, इनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बना देता है ताकि हमारी बॉडी इनसे महफूज रहे। सबसे पहले ये काम करता है। दूसरा ये काम करता है क्योंकि जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं और हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं और ग्लूकोज हैं, ये तमाम के तमाम हमारे पास लिवर से ही गुजर के जाते हैं। वो ब्लड कैपिलरी में, फिर लिवर में, फिर जाकर हार्ट में जाते हैं। जितने भी हमारे पास एक्सेस ग्लूकोज है, ओके, पहले तो हमने ग्लूकोज यूज़ कर लिया एनर्जी के लिए। जो हमारे पास एक्सेस ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाती है एज ग्लाइकोजन, ओके, तो स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज को जो हमारे पास ज़्यादा थी उसे हम लोग ऐसा नहीं समझते कि वो वेस्ट है, उसको फीसिस में नहीं डालते, बल्कि वो हम लोग स्टोर कर लेते हैं एज ग्लाइकोजन, ओके। तो इससे हमारे पास जब हमें बाद में एनर्जी की ज़रूरत होगी और हमारे पास बाद में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगी, तो हम लोग इस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज प्रोड्यूस कर लेंगे, जो कि हम हार्मोन के थ्रू करते हैं। बट ग्लूकोज को एक ग्लाइकोजन फॉर्म में, ग्लाइकोजन एक और आपके पास पॉलीसैकेराइड है, उसकी फॉर्म में स्टोर कर देता है ग्लूकोज को, ओके। नंबर 1 मतलब ये इसका एक जो है वो काम करेगा ये ग्लूकोज के साथ। नंबर 2 जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स का ये मसला है कि अमाइनो एसिड्स को स्टोर नहीं किया जा सकता, ओके। अमाइनो एसिड्स को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। अगर तो हमने अमाइनो एसिड्स लिए, उनको हम लोगों ने यूज़ कर लिया फॉर बिल्डिंग प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स के लिए, ये तो हमने काम कर लिया। इसके बाद अगर हमारे पास कोई अमाइनो एसिड्स बच जाते हैं, तो हम उनको स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता बॉडी में। तो हमें इनको हम इनके 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये कि हम इनको वेस्ट बना दें, तो हम ऐसा नहीं करते, हम इनको वेस्ट नहीं बनाते, बल्कि हम लोग इनको यूज़ कर लेते हैं एज़ एनर्जी। जी हाँ, एनर्जी के लिए तो हम वैसे यूज़ करते हैं ग्लूकोज़ को, ओके, हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं ग्लूकोज़ को या फिर लिपिड्स को। प्रोटीन्स को हम मेनली यूज़ करते हैं अपने अमाइनो एसिड्स को हम मेनली यूज़ करते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास अमाइनो एसिड्स बच गए हैं, तो उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स या फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास अमाइनो एसिड्स के ऊपर जो अमाइनो ग्रुप होता है, क्योंकि इनका अब आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा अमाइनो एसिड का, तो मैंने पढ़ा ही हुआ है। सी है, ऊपर एक आर है, सी है, ऊपर एक एच है, नीचे एक आर है, साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और साथ में आपके पास एक अमाइनो ग्रुप है। ये जो अमाइनो ग्रुप है इसको आपको निकालना पड़ेगा। जब आप इसको निकालते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बचा है जिसके अंदर मेनली कुछ कार्बन्स हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ईदर इनटू फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो लिवर यही काम करेगा, इट रिमूव्स, इसको हम लोग कहते हैं डीएमिनेशन, ओके, डीएमाइनेशन, जिसके अंदर से हम लोग प्रोटीन्स के अंदर से इस ग्रुप को निकाल देते हैं एक्सेस प्रोटीन्स के अंदर से। तो इससे हमने अमीनो ग्रुप को निकाल दिया है प्रोटीन से। बाकी हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू इधर कार्ब्स और लिपिड्स। बट डीएमाइनेशन के बाद हमारे पास जो चीज़ बचती है दैट इज़ यूरिया, ओके। इससे हम इट प्रोड्यूसेस यूरिया, यानी कि NH3 वो बना देता है, प्रोड्यूसेस NH3, ओके। अब ये हमारे पास मसला है क्योंकि ये तो हमारे पास एक्यूमुलेट होता जाएगा, इसका हमें कुछ नहीं करना, ओके, दिस इज़ वेस्ट। तो अब इसको हम लोग एक्चुअली में वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा जो हमारा लिवर का नेक्स्ट फंक्शन ये है कि वो अमोनिया को कन्वर्ट करेगा हमारे पास यूरिया में, ओके। यूरिया में हमारे पास एक और मॉलिक्यूल में उसका भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यूरिया में उसको कन्वर्ट कर देगा और फिर यूरिया को हम लोग यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ओके, यूरिनरी सिस्टम के थ्रू। ये हमारे पास काम हो गया। उसके बाद एक और काम जो लीवर करता है वो आपके पास करता है, इट रिसाइकल्स RBCs। तो जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी लाइफ होती है 120 डेज, उसके बाद इनको डिस्ट्रॉय करके रिसाइकल करना होता है, जो कि काम आपका लीवर करता है। इसके बाद ये आपके पास प्रोड्यूस करता है, इट मेक्स या इट जनरेट्स प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो आपके पास ब्लड का प्लाज्मा है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसके गुड एग्जांपल है फाइब्रिनोजेन, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। फाइब्रिनोजेन ऐसे जो प्रोटीन्स हैं इनको ये फॉर्म करता है, ऑफ कोर्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो ये मेन आपके पास रोल है लिवर का हमारी बॉडी के अंदर। ये एक्चुअली में सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल नहीं। एक्सटर्नल जैसे कि स्किन भी ऑर्गन है वो सबसे बड़ा है, इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनमें लिवर सबसे बड़ा है। नेक्स्ट ऐसे लो है स्टेट द साइंस एंड सिम्टम्स कॉजेज ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ गट, सच आई यानी कि ये हैं वो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। तो सबसे पहला जो हमारे पास यानी इस हॉस्पिटल में हमने देखने हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट, यानी कि जो आपका गट है यानी GI ट्रैक्ट है, इसके अंदर कोई मसला हो गया है जिस वजह से आपको कोई बीमारी हो गई। जिसका फर्स्ट जो डिसऑर्डर है विच इज़ वेरी पॉपुलर, दिस इज़ डायरिया। तो डायरिया के अंदर आपके पास क्या होता है कि
ये जो हम कैरेक्टराइज़ करते हैं या जिस तरीके से हम इसको पहचानते हैं, वो ये है कि आपके पास फ्रीक्वेंट, लूज़ एंड वाटरी स्टूल्स। यानी कि आपका जो स्टूल है, वो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा बार आता है, यानी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। तो ये होता है डायरिया। भी होता है किस वजह से है? होता है इस वजह से है कि आपका जैसे हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसने आपका जो फीसिस है उसके अंदर से वाटर को अब्ज़ॉर्ब करना है। लेकिन कभी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई मसला हो जाए और वो वाटर को अब्ज़ॉर्ब ना कर सके। सो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि LI फेल्स टू अब्ज़ॉर्ब वाटर, फेल्स टू अब्ज़ॉर्ब एनफ वाटर। तो इस वजह से आपका जो आपकी जो बॉडी है वो इतना वाटर ही अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी, आपका जो स्टूल है वो ऑटोमैटिकली बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा। अब ये आपके लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे आपका जो वाटर है वो ज़ाया होना शुरू हो जाएगा और आपको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इससे आपके पास डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो अगर हम इसके सिम्पटम्स की बात करें, सिम्पटम्स सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो जिसकी वजह से ये होता है वो इसका सिम्पटम है। इसके अलावा इसका सिम्पटम होता है आपके पास एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी कि आपका जो पेट है उसके अंदर दर्द होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या फिर पेन। आपको नौज़िया होता है। नौज़िया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको वॉमिटिंग यानी उल्टी, आपको लगता है कि मुझे उल्टी आने वाली है, या कभी-कभी वॉमिट भी हो सकता है, लेकिन वॉमिट अक्सर नहीं होता, आपको सिर्फ़ नौज़िया होता है। ऐसी फीलिंग होती है कि मुझे वॉमिट आ सकता है। इसके अलावा आपको कभी-कभी माइल्ड फ़ीवर भी होता है, बहुत हाई नहीं होता, हल्का-सा आपको बुखार भी चढ़ सकता है इसकी वजह से। लेकिन ये होता क्यों है? होता इस वजह से है कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ये फ़ेल कर जाए इनफ वाटर के लिए। लेकिन ये कैसे होगा? तो ये आपके पास मेनली होता है कुछ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से, ओके? बैक्टीरियल है तो आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, वायरल है तो एंटीबायोटिक्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये दोनों वजह से हो सकता है, ओके? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस कुछ तो होते हैं सिर्फ़ वायरल से होते हैं, ये दोनों तरीकों से पॉसिबल है। बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल तरीकों से भी हो सकता है। तो ये तब आपके पास हो सकता है जब आप लोग जो है वो क्लीन वाटर नहीं, यानी कि कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर आप लोग यूज़ करेंगे। कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर जब आप लोग यूज़ करेंगे तो उससे आप लोगों को ऐसे बैक्टीरिया आ सकते हैं जिससे लार्ज इंटेस्टाइन में मसला है। इसका एक और रीज़न भी होता है और वो आपके पास होता है फूड इंटॉलरेंसेस, ओके? ये भी इसका एक कॉज़ है। फूड इंटॉलरेंसेस जिसकी आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, इसके बारे में आपने सुना होगा। लैक्टोज़ हमारे पास मिल्क शुगर होता है। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम है लैक्टेज़, ओके? लैक्टेज़ लैक्टेज़ ने क्या करना है कि उसने इसको डाइजेस्ट करना है, लेकिन मसला ये है कि अक्सर एडल्ट्स के अंदर लैक्टेज़ जो है, लैक्टेज़ जिसने इसको डाइजेस्ट करना है वो मौजूद नहीं होता है, ये बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लैक्टोज़ जो कि मिल्क शुगर है, बहुत ज़्यादा दूध, डेयरी चीज़ें खाएँगे, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको खाएँगे, तो इससे मसला ये होता है कि आपके पास वो एंजाइम ही नहीं है जो इसको डाइजेस्ट करेगा। तो फिर ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड ही पहुँच जाते हैं और इस वजह से ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ है। इस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे मसले हो सकते हैं। तो इस वजह से डायरिया इस ऐसी सिचुएशन को कहते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये एक सिंपल बीमारी है, खुद ब खुद आपकी जो बॉडी है इसको ठीक कर लेगी। लेकिन आपको जो एक चीज़ की ज़रूरत है वो आपको ज़रूरत होती है प्लेंटी ऑफ वाटर को ड्रिंक करने की, क्योंकि आपके बॉडी से पानी खत्म हो रहा है, तो आपको उसको रिप्लेस करने के लिए और पानी पीना पड़ेगा, वरना ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा सूरत-हाल ख़राब हो तो आप लोग ओआरएस पीते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन होती है जिसकी जो ऐसे बनाई गई होती है कि इससे आपको वाटर आपको मिल जाता है और इससे डिहाइड्रेशन जो है वो प्रिवेंट रहती है, ओके? प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, रिहाइड्रेशन ये करता है। डिहाइड्रेशन को ये प्रिवेंट करता है, ओके? तो ये 2 आपने काम करने हैं, तो इससे ऑटोमैटिकली बस आपका पानी होता रहेगा तो बॉडी आपकी खुद ब खुद 2-3 दिनों में वो जो है उन बैक्टीरिया को किल कर देगी, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन ठीक हो जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन है तो अगर वो जो है आप लोगों के पास बैक्टीरिया की वजह से कॉज़ हो रहा है तो आप लोग एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। लेकिन एक ये भी आप लोगों को जो है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही लेना पड़ेगा क्योंकि अक्सर औक़ात एक कॉज़ भी अ, डायरिया का एंटीबायोटिक्स ही होती हैं। एंटीबायोटिक्स अक्सर अगर आप लोग लेते हैं, सर्टेन मेडिकेशंस अगर आप लोग लेते हैं किसी और काम के लिए तो वो लार्ज इंटेस्टाइन को ख़राब कर सकती हैं। तो इसी के लिए एंटीबायोटिक्स इसके लिए आपको जो है वो लेनी पड़ेंगी अंडर इंस्ट्रक्शंस। तो नेक्स्ट आपके पास जो डिसऑर्डर है दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन, जो कि बुनियादी तौर पर इसका उलट है। तो कॉन्स्टिपेशन आपके पास एग्ज़ैक्टली डायरिया का उल्टा है। इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि अब आपके पास पहले आपके पास लूज़ एंड वाटरी स्टूल्स थे, अब आपके पास हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स हैं। हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स। तो ये आपके पास क्यों होगा? अगेन इसका रीज़न भी उल्टा होगा कि अब आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इट एब्ज़ॉर्ब्स टू मच वाटर, एब्ज़ॉर्ब्स टू मच वाटर। इसने इतना ज़्यादा वाटर आपके पास एब्ज़ॉर्ब कर लिया है कि अब आपके पास उस पानी ही नहीं बचा, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, एब्ज़ॉर्ब्स टू मच वाटर। तो इसकी वजह से जो आपका फ़ीसिस है वो लार्ज इंटेस्टाइन से उसका गुज़रना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, तो उसके गुज़रने के लिए
वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका कॉजेज़ जो हैं अगेन आप इसके जो सिम्पटम्स हैं सबसे पहला सिम्पटम तो आपके पास यही है। दूसरा सिम्पटम जो है इसके अंदर अगेन एब्डोमिनल क्रैम्प्स शामिल हैं। इसके अलावा मतलब यही मेन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आपके पास जो इसके कॉजेज़ हैं वो भी अगेन आपके पास इन्फेक्शंस ही हैं। एक जो इसका आपके पास कॉज़ होता है वो ये होता है कि आपके पास लो फाइबर इंटेक है। फाइबर आपके पास एक जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, इसको आप लोग डाइजेस्ट तो नहीं करते क्योंकि आप इसको डाइजेस्ट कर नहीं सकते, आपकी बॉडी इसको नहीं डाइजेस्ट कर सकती, वो सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। लेकिन ये आप लोग यूज़ करते हैं डाइजेशन के अंदर क्योंकि ये आसानी से आपके खाने को मूव करने देती है। तो अगर आप लोग इतनी ज़्यादा फाइबर नहीं लेते हैं, तो आपका खाना जो है ऑटोमेटिकली स्लोली मूव करेगा। जब वो स्लोली मूव करेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ऑटोमेटिकली उससे ज़्यादा पानी निकालेगा क्योंकि वो स्लो मूव कर रहा है, तेज़ी से नहीं जा रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन उससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा पानी भी उसे निकालेगा। या फिर लो वाटर इनटेक भी इसका रीज़न हो सकता है। पहले ही पानी कम था तो लार्ज इंटेस्टाइन ने हो सकता है नॉर्मल ही लिया हो, लेकिन उससे ये मज़ीद हार्ड हो सकता है। तो लो वाटर इनटेक भी इसके रीज़न्स अगेन हो सकते हैं। तो अगेन इसकी जो ट्रीटमेंट है आपके पास वो यही है कि इसकी ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास अच्छा इसके कॉजेज़ के अंदर सर्टेन मेडिकेशंस भी शामिल हो सकती हैं। कुछ आपके पास जो दवाइयाँ हैं उससे भी ये चीज़ हो सकती है। अगेन ट्रीटमेंट के अंदर आपको यही है कि आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, नंबर 1। आप लोग जो है वो ज़्यादा पानी पिएँगे, उसके साथ-साथ आप लोग ज़्यादा फाइबर जो है वो लेंगे। ओके, सो ट्रीटमेंट के अंदर होगा प्लेंटी ऑफ वाटर, डायरिया जैसे ही है। इसके अंदर आप प्लेंटी ऑफ वाटर इसलिए पिएँगे ताकि आपके पास जो है वो इवन वो अगर ज़्यादा पानी उसके अंदर से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो भी कुछ पानी बचा होगा क्योंकि आपने पानी ही बहुत ज़्यादा पिया था। तो प्लेंटी ऑफ वाटर आपको ड्रिंक करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जो है हाई फाइबर इनटेक आपको लेनी पड़ेगी और कभी-कभी आप लोग इसके अंदर दवाइयाँ भी शामिल कर सकते हैं। देन उसके बाद है आपके पास उल्सर। ओके, तो ये आपके पास फाइनल इस एसिलो के अंदर डिसऑर्डर है गट का। उल्सर बेसिकली आपके पास सिंपली उल्सर आप लोग कहते हैं एक ओपन सोर को। ओके, ओपन सोर को। ओपन सोर क्या होता है? अ, ओ ओपन सोर का मतलब ये है कि जैसा अक्सर एक ज़ख्म होता है, वो उसके ऊपर जो है वो स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, वो ज़ख्म जो है वो रॉ आपके पास स्किन आ जाती है, उसको आप लोग एक उल्सर कहते हैं। अब जब आपके गट के अंदर एक उल्सर पैदा हो जाए, जो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिसऑर्डर ऑफ गट कहेंगे। ये मेनली आपके पास पैदा हो सकता है इन द एसोफेगस, इन द एसोफेगस, ये आपके पास पैदा हो सकता है स्टमक में, ये आपके पास पैदा हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके? लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपके पास कॉमन है ये, वो आपके पास कॉमन है इन द स्टमक और इन द डुओडीनम। ओके, जो आपके पास अपर पार्ट है आपके स्टमक का। अगर आपके पास वो स्टमक और डुओडीनम में हो, तो आप लोग उसको कहते हैं पेप्टिक उल्सर। ओके, पेप्टिक उल्सर वो खास उल्सर है जो कि आपके गट के अंदर स्टमक या फिर डुओडीनम के अंदर होता है। स्टमक वाले को आप स्पेसिफिकली कहते हैं गैस्ट्रिक, क्योंकि आपको पता ही है उधर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक उल्सर। डुओडीनम वाले को आप लोग कहते हैं पाइलोरिक, नहीं डुओडीनल उल्सर। ओके, सॉरी, डुओडीनल उल्सर आप लोग कहते हैं डुओडीनम वाले को। ओके, डुओडीनल उल्सर। इसका जो मेन कॉज़ है उल्सर्स का, जो कि आपके गट के अंदर होंगे, ये एक बैक्टीरिया है। दिस इज़ हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, या इसको एच पाइलोरी भी कहा जाता है। ये जो आपका बैक्टीरिया है, दिस इज़ अ बैक्टीरिया, ये मेन आपका रीज़न है उल्सर्स का इन द गट। तो ये आपके पास यहाँ से एक डिसऑर्डर फॉर्म करता है आपके गट के अंदर। तो इसका मेन कॉज़ आपके पास यही है। तो किसी भी तरीके से अगर आपके ये बॉडी के अंदर आ जाता है, तो ये आपके पास उल्सर कॉज़ करेगा। इसके अलावा स्मोकिंग भी इसका रीज़न है, यानी सिगरेट पीना, इसकी वजह से भी आपके पास अक्सर औक़ात उल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एसिडिक, यानी कि जो उल्सर्स हैं अक्सर वो बहुत ज़्यादा, अगर आप स्टमक के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप बहुत ज़्यादा स्टमक एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे खाने खाते हैं जिनके अंदर एसिड है, फॉर एग्जांपल कोलाज़ कहा जाता है, नहीं, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स, इनसे भी, जो कि जनरली नहीं होगा, लेकिन इनसे भी अगर कभी कोई ऐसी खास सिचुएशन है या आपको ऑलरेडी अल्सर हुआ हुआ है, तो इसको वर्स कर सकते हैं। तो कोलाज़ और स्पाइसी फूड जो हैं, ये आपके अल्सर्स को वर्सन कर सकते हैं। तो ये इसके रीज़न है। मेन रीज़न इसका एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। अब ऑफ कोर्स इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सबसे जो इसकी बड़ी ट्रीटमेंट है दैट इज़ एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया आ जाता है, उसकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ही होती है, वायरल पर ये असर नहीं करती। तो एंटीबायोटिक के थ्रू इस बैक्टीरिया को ख़त्म किया जाता है और फिर आपका अल्सर आहिस्ता-आहिस्ता हील होता है। इसके अलावा अगर ये कभी-कभी आपके पास एसिड की वजह से ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो आपको एंट एसिड्स दिए जाते हैं। ओके, एंट एसिड्स, ये आपके पास एंटी एक किस्म के एसिड्स होते हैं, जो कि आपके जाके स्टमक के अंदर एसिड की थोड़ा कम करते हैं, एसिड की कॉन्सन्ट्रेशन थोड़ा कम करते हैं, जिससे अल्सर्स को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। अलबत्ता ये भी आपके पास एक डिसऑर्डर है गट के अंदर, ओपन सोर फॉर्म हो जाए और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। पिछली दोनों डिसऑर्डर से काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। बट एनीवेज़ इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के तमाम एसएलओज़ कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।